लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित लेख में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए हालिया लिबरेशन डे टैरिफ ने अफ्रीकी देश लेसाथो को गंभीर आर्थिक संकट में धकेल दिया है। अफ्रीका के एक छोटे पहाड़ी देश लेसोथो में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार को आधिकारिक तौर पर स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित करना पड़ा है। पिछले 25 साल से लेसोथो और अमेरिका के बीच एक खास ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था। इस समझौते के तहत लेसोथो में बने कपड़े और फैब्रिक बिना भारी टैक्स के अमेरिकी बाजार में जाते थे। इसने देश को एक ग्लोबल गारमेंट हब बना दिया था। यहाँ की फैक्ट्रियों में हजारों लोगों को रोजगार मिला। गांवों से शहरों तक आर्थिक गतिविधि बढ़ी और महिलाओं की बड़ी तादाद ने पहली बार स्थायी आय का स्वाद चखा। लेकिन अब अमेरिका ने इस व्यापारिक छूट को खत्म कर दिया और ऊंचे टैरिफ लगा दिए। नतीजा, एक्सपोर्ट्स अचानक गिर गए, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, फैक्ट्रियां एक के बाद एक बंद हो रही हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिन परिवारों की रोजी रोटी इसी उद्योग पर टिकी थी, वो भुखमरी की कगार पर हैं। लेसोथो की सरकार ने साफ कहा है, ये सिर्फ आर्थिक झटका नहीं बल्कि मानवीय आपदा है। अमेरिका की इस नीति का असर सिर्फ अपने घरेलू उद्योग को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकासशील देशों के लिए जीविका का संकट बन रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की चेतावनी है, टैरिफ की राजनीति में दुनिया के सबसे गरीब देशों को कुचल देना वैश्विक असमानता को और गहरा करेगा। जो उद्योग दशकों में खड़े हुए वो कुछ महीनों में ढह जाएंगे। और ये भी संभव है कि अगर ये टैरिफ नीति बनी रही तो ऐसे स्टेट ऑफ डिजास्टर अफ्रीका के और देशों में देखने को मिलेंगे। गार्जियन में पत्रकार एमा ब्रॉक्स ने मार्क जुकरबर्ग की बदलती परिभाषा पर एक खास व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। जुकरबर्ग और उनकी पत्नी ने अपनी आलीशान घर में एक प्राइवेट स्कूल चलाया जिसमें सिर्फ 14 बच्चे थे, जिनमें उनकी 2 बेटियां भी शामिल थी। ये स्कूल शहर के जोनिंग कानून का उल्लंघन करता था और ये बात इस स्कूल से महज 1 मील दूर उस स्कूल के बंद होने के वक्त और भी विडंबनापूर्ण बन लगती है, जिसे उन्होंने 2016 में गरीब बच्चों के लिए शुरू किया था। एमा ब्रॉक्स का कहना है कि असली बात यह है कि जुकरबर्ग अब सामाजिक और प्रगतिशील कार्यों से धीरे धीरे किनारा कर चुके हैं। उनकी चैरिटी संस्था CZI ने सस्ते मकानों, बेघर लोगों और विविधता के कार्यक्रमों के फंड में कटौती कर दी है। उनके इस बदलाव के पीछे वजह ये मानी जाती है कि ऐसे सामाजिक परिवर्तन के प्रोजेक्ट्स धीरे चलते हैं, सवाल जवाब अधिक होते हैं और अरबपतियों को इससे जल्दी बोरियत हो जाती है। लेख में यह भी बताया गया है कि अरबपति अक्सर सोचते हैं कि टेक कंपनी चलाने का हुनर उन्हें दुनिया के हर जटिल सामाजिक मसले को हल कर सकता है। लेकिन जब नतीजे जल्दी नहीं मिलते तो उनका रुझान जल्द बदल जाता है। जुकरबर्ग की पत्नी इस बात से परेशान थी कि गरीब बच्चों के स्कूल में प्रगति की गति इतनी धीमी है, जैसे कोई ऐप अपडेट झटपट हो जाना चाहिए। अंत में लेखक ने जुकरबर्ग द्वारा अपने इलाके में कई प्रॉपर्टीज खरीदकर एक किला बनाने वाले किस्से के जरिए बड़ा संदेश दिया है कि अगर हम पड़ोस की जगह दुनिया कहें तो पूरे संदर्भ की तस्वीर पूरी हो जाती है। इस लेख का सार ये है कि अरबपति तब तक अच्छे काम करते रहते हैं जब तक उन्हें मनचाहा परिणाम मिलता है, और जब हालात उनकी उम्मीदों के विपरीत होते हैं तो वो अच्छे काम की परिभाषा बदल देते हैं। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में मशहूर हॉलीवुड अभिनेता स्टीव बुसेमी की जिंदगी और करियर के उतार चढ़ाव की दिलचस्प कहानी बताई गई है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान निजी दुखों और पेशेवर चुनौतियों के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से काम करके एक अलग पहचान बना सकता है। लेख में बुसेमी के बचपन से लेकर उनके फायर फाइटर की नौकरी, कॉलेज छोड़ने, इंडी फिल्मों में शुरुआत करने और हिट फिल्म रेज़र्वोयर डॉग्स तक के सफर पर रोशनी डाली गई है। उनके जीवन में कई हादसे आए, पत्नी का निधन, निजी परेशानियों के बावजूद बुसेमी ने काम में लगन से जुड़े रहना जारी रखा। नया शो वेडनेसडे में उनकी भूमिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वो अब भी नई पीढ़ी के दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। लेख का संदेश सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी है
कि सफलता कभी सीधी सड़क नहीं होती, बल्कि जोखिम उठाने, डर को पार कर खुद को नए सिरे से साबित करने में छुपी होती है। साथ ही विख्यात होने के बावजूद निजी जीवन की रक्षा और नम्रता बनाए रखना भी एक कमाल है, जो स्टीव बुसेमी को खास बनाता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में नाइजीरिया की पोलियो से लड़ाई की असली नायक वहां की स्थानीय महिलाएं हैं। ये वही इलाका है जहां मर्द स्वास्थ्य कर्मियों को घर में घुसने नहीं देते या उन पर शक जताते हैं, लेकिन महिलाएं अपने धैर्य, लगन और अपनापन से उन दरवाजों को भी खोल देती हैं जो बाकी सबके लिए बंद रहते हैं। 2020 में नाइजीरिया ने वाइल्ड पोलियो वायरस को हराया था, मगर उसका बदला हुआ रूप अभी भी खतरा बना हुआ है। जगह जगह अफवाहें हैं कि टीका बांझपन लाता है या धर्म के खिलाफ है, जिनको कभी कभी उग्रवादी और गलत प्रचार और बढ़ावा देते हैं। इन हालात में महिला वैक्सीनेटर सिर्फ दवा नहीं, भरोसा भी पहुंचाती हैं। वो घर घर जाकर माताओं से बैठकर बार बार समझाकर बच्चों को टीका लगवाती हैं। मुश्किल काम, कम मेहनताना, घरेलू जिम्मेदारियां, इसके बावजूद ये महिलाएं रुकती नहीं। कई ने वैक्सीनेशन के साथ छोटे कारोबार भी शुरू किए, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा और समुदाय में पहचान मिली। अल जजीरा का मानना है कि भरोसा, स्थानीय महिलाओं की सक्रियता और तकनीक मिलकर नामुमकिन लगने वाले काम को भी मुमकिन बना सकते हैं। लेकिन चेतावनी भी साफ है, जब तक हर बच्चे तक टीका नहीं पहुंचेगा, पोलियो के खात्मे का सपना खतरे में रहेगा। और अब दुनिया की सेहत से चलते हैं भारत की राजनीति की तरफ, जहां सच बोलने वाला एक काल्पनिक भाषण सुर्खियां बटोर रहा है। द प्रिंट में सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक काल्पनिक स्वतंत्रता दिवस भाषण लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री की आवाज में ही पिछले 11 वर्षों की कमियां गिनाई गई हैं। भाषा सीधी है, लेकिन तंज इतने गहरे कि कटाक्ष साफ महसूस होते हैं। भाषण में अच्छे दिन, न्यू इंडिया, अमृतकाल और विकसित भारत जैसे नारों के वादों और जमीनी हकीकत के फर्क को उजागर किया गया है। आर्थिक असमानता बढ़ना, नोटबंदी और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी नीतियों का वादों पर खरा न उतरना, किसानों की आय दोगुनी का सपना अधूरा रहना, सब पर निशाना है। इसके साथ ही विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव, संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव, धार्मिक ध्रुवीकरण, बेरोजगारी, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा और विदेश नीति में फोटो ऑप वाली छवि पर भी तंज है। मीडिया से दूरी और 11 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का उल्लेख भी किया गया है। व्यंग के अंत में सागरिका ने मजाकिया लहजे में सारी नाकामियों का दोष पंडित नेहरू पर डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि आज की राजनीति में अपनी कमियों के लिए अतीत को जिम्मेदार ठहराना कितना आम हो गया है। ये लेख मूलतः प्रचार की राजनीति, अधूरे वादों और जवाबदेही से बचने की आदत पर सीधी चोट है। अब बात एक ऐसे विषय से जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा है। भारत में बढ़ते इथेनॉल मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल और उससे जुड़ी चुनौतियों की चर्चा। सरकार का दावा है कि पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने से हर साल 10 अरब डॉलर तक की बचत होगी और तेल आयात पर भी निर्भरता कम होगी। मगर द हिंदू के संपादकीय में इस योजना के पीछे की जटिलताओं और संभावित जोखिमों को सामने रखा गया है। लेख बताता है कि इस मिश्रण के लिए गन्ने का शीरा, टूटे चावल और मक्का जैसे स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे किसानों को नए अवसर मिलेंगे, पर साथ ही अनाज की कमी या कीमतें बढ़ने का भी खतरा है। तकनीकी हिसाब से 2001 के बाद बने ज्यादातर वाहन 15% तक के इथेनॉल को संभाल सकते हैं और नए वाहन 20% तक के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत में पुराने वाहनों की बड़ी संख्या है, जिनके लिए ये बदलाव परेशानी बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें उपलब्ध ईंधन ही इस्तेमाल करना होगा और अब तक बचत के वादे पूरे नहीं दिख रहे। इसलिए संपादकीय सरकार और वाहन निर्माताओं से पारदर्शिता की मांग करता है, ताकि पता चले कौन से मॉडल कितनी मात्रा में इथेनॉल सहन कर सकते हैं और जिन वाहनों में दिक्कतें हैं उनके लिए समाधान तथा बीमा सहायता दी जाए। सीधे शब्दों में ये योजना अच्छी नीयत से भरी हो सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से लागू ना हुई तो न सिर्फ बचत का सपना अधूरा रह जाएगा, बल्कि आम जनता के लिए भी समस्याएं बढ़ा सकती है। ये मुद्दा देश की आर्थिक ऊर्जा और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे समझदारी,
सावधानी और विस्तृत तैयारी के साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.